state is march of God, and Marx want people to revolt, and until and unless he questions this idea, it will be very difficult to justify. Fine. And then Hegel has given the laws of history, and Hegel's philosophy of history can be called as what? Philosophy of history. History happens for what? Contradictions. वैसे philosophy of history is a movement of idea. Idea moves in which form? Dialectics. So you can make a difference between historical idealism and dialectical idealism. Fine. One is explaining the nature of motion. What are the three laws of dialectics? Unity of opposites, negation of negation, quantity. It is clear. What is the idea behind dialectics? Two things. Idea is contradiction is a reason for movement. When contradiction ends, history ends. And end of history for Hegel is when German Empire establishes. End of history for Marx is communism establishes. End of history, however, as suggested by Fukuyama, is the victory of capitalism. Fine. So now in Hegel, you have to know one more thing about the nature of a state. There was some question from this side. Was God that has failed? God that has, God क्या होता है? कहाँ? Which idea came true? हाँ? नहीं, कहाँ उसके आइडियाज आए? कहीं नहीं आए. हाँ. मार्क्स का मेन क्या था? कम्युनिज्म आए. कहाँ आया कम्युनिज्म? मार्क्स ने ऐसे सपने दिखाए कि वर्कर्स की सारी प्रॉब्लम्स विल एंड. कहाँ एंड हो गई? मार्क्स इज अ गॉड. मतलब वर्कर्स ने सोचा मार्क्स गॉड है. Whatever Marx says, if we will do it, things will happen in our favor. But nothing like it happened. God किसको मानते हैं? जिसको देख के ऐसा लगता है this person can solve all of my problems. तो वर्कर्स ने मार्क्स को गॉड बना दिया. लेकिन पैराडॉक्स है कि वैसे तो गॉड फेल नहीं होते. तो ये सार्कास्टिक स्टेटमेंट है that Marx is a god that has failed. Same statement we make with panchayats. Panchayats in India were seen as a god that can end the problems of rural poverty, but it is a god that has failed. Yani Indian poverty in rural areas, if God himself come and give some idea, still God will also fail. God is also helpless. This is the way of speaking. समझ में आया? Now, yeah. Not now. When we will do socialism. Interchangeably use करें. कर रहे हैं. देखो कैपिटलिज्म है ना. कैपिटलिज्म का मतलब होता है प्राइवेट ओनरशिप. ठीक है. मतलब राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब हो गया लिबर्टी टू मेक प्रॉपर्टी, लिबर्टी टू कीप प्रॉपर्टी. अब जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो लिबरलिज्म आ जाता है. ठीक है. अब लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म एक वे ऑफ लाइफ है. वे ऑफ लाइफ में लिबरलिज्म का एक सोशल एथिक्स होगा,
कि सोसाइटी में कैसे रहना है, वो हो गया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फिर इनका एक पॉलिटिकल होगा एथिक्स या बिलीफ, वो क्या होगा, लेसेस फेयर स्टेट। फिर इनका एक इकोनॉमिक कंसेप्ट होगा, इकोनॉमिक कंसेप्ट क्या है, कैपिटलिज्म। ठीक है, तो लिबरलिज्म इज नॉट जस्ट कैपिटलिज्म, फाइन, लिबरलिज्म इज दिस एंड दिस ऑल्सो, बट which economic system liberalism proposes, capitalism. लिबरलिज्म एज, ठीक है, वो एक ही चीज़ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे स्टेट होता है, स्टेट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इकोनॉमिक ही होता है। ठीक है, स्टेट मतलब पब्लिक पॉलिसी, इसलिए इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो कैपिटलिज्म कहना एज गुड एज लिबरलिज्म, ठीक है, लेकिन बाद में देयर आर स्कॉलर्स हु हैव ऑब्जेक्टेड दैट यू शुड नॉट belittle it just to capitalism. प्लस कैपिटलिज्म के भी फॉर्म्स उन्होंने कहा कि यू शुड नॉट थिंक कैपिटलिज्म इज ऑलवेज यूटिलिटेरियन, कैपिटलिज्म कैन ऑल्सो बी मिल की तरीके का, वेलफेयर भी। तो कंसेप्ट्स बढ़ते चले गए। अब क्या है, वर्ड वी यूज इन कंटेक्स्ट, जब हम यूज कर रहे हैं ना, जैसे लिबरलिज्म, एंड ऑफ हिस्ट्री या कैपिटलिज्म, तो एज अ कॉमन सेंस उसको इंटरप्रेट किया जाता है कि ओके व्हेन दिस टर्म इज यूज्ड हियर दिस मीन्स दिस, फाइन। तो अब सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म भी बेसिकली इकोनॉमिक फिलॉसफी है, इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन है, और सोशलिज्म का सबसे डिफाइनिंग फीचर होता है कॉमन ओनरशिप। बाकी सोशलिज्म हैज अदर एस्पेक्ट्स, दे टॉक अबाउट इक्वालिटी एंड ऑल, लेकिन मेन कॉन्फ्लिक्ट आ गया कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म का। तो वर्ड्स साइंस जैसे यू कैन नॉट यूज हियर, फाइन। तो द वेयर एवर वर्ड इज यूज्ड मीनिंग विल चेंज अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, फाइन। और कुछ, हाँ, वेलफेयर स्टेट इज अ मिडिल पाथ। इंडिया क्या था, मिडिल पाथ अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी। वेलफेयर स्टेट इज अ मिडिल पाथ ऑफ सोशलिज्म, गोल्डन मीन है। Welfare state is a response of capitalism to socialist challenge. Capitalism was challenged by socialists, so capitalism reformed itself. That is welfare state. So welfare state is an institution of capitalism. Socialism की institution नहीं है, socialist तो critic है, fine. Concern of Hegel. Hegel's concern was to establish that state is supreme. Among all states, German state is supreme. He was an official philosopher. He was paid for that. ठीक है। Marxism and communism is same. Marxism has different principles, I said. हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल, रेवोल्यूशन, ये सब मार्क्सिज्म है। मार्क्सिज्म एंड होता है इन अ यूटोपिया और आइडियल स्टेट, वो आइडियल स्टेट कम्युनिज्म है। मार्क्स का एंड पॉइंट इज कम्युनिज्म, समझ में आया? कम्युनिज्म क्या है, वे ऑफ लाइफ, जैसे लिबरलिज्म वे ऑफ लाइफ है। अब what constitutes that way of life? Common ownership of means of production, absence of state, absence of class. मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्सिज्म एक फिलॉसफी है
सेट ऑफ आइडियाज है, थियरी है. मार्क्सिज्म पे अगर क्वेश्चन है, राइट फीचर्स ऑफ मार्क्सिज्म, तो जो मैंने कॉन्सेप्ट्स दिए, हिस्टोरिकल, डायलेक्टिकल, क्लास स्ट्रगल, ये सब लिखना है. कम्युनिज्म है, जस्ट एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपेयर करो गांधी के राम राज्य से. अभी क्लियर हो गया? फाइन. सो नाउ लिखो हीगल ऑन नेचर ऑफ स्टेट. Hegel on nature of state. What type of institution state is? Nature of state. तो Hegel will praise state or will be critical? Praise. और वो क्या करता है? State is like a God. ठीक है? अब गॉड अच्छे इंसान है, मतलब अच्छी चीज है या बैड? अच्छी. वाई डू यू लाइक गॉड? वॉट इज समथिंग दैट यू अप्रिशिएट अबाउट गॉड? ही इज परफेक्ट. यू लाइक गॉड बिकॉज ही इज परफेक्ट. ही इज परफेक्ट इन वॉट? यू लाइक एवरीथिंग विच इज परफेक्ट. हाँ, God fulfill wishes. So if God fails to fulfill, you will not believe. You will change the God. Fine. You like God because God is someone who can fulfill my wishes. Anything else? Utilitarian. Huh? God gives you positive energy. Huh? Survival. You think, okay. If God is not there, you think survival will be difficult? Whose survival? Huh? You want to be God, like God? No? Immortal. You can. God is immortal. How do you become immortal? By your deeds. Very good. So you like what God did. ठीक है? God means you like works of God. Means if you also start performing those works, people will start treating God. What great work God has done? Maybe helping poor, helping somebody in sorrow, somebody is ill, God has treated that person. You never get an opportunity to become God. Is it so difficult to become God? Why don't you try to become God? You can't help poor. God ने यही तो किया है. किसी को दुख मिल गया, उसका खत्म कर दिया. मान लो एज अ डॉक्टर यू कैन बिकम अ गॉड. नो, इट इज वेरी इजी टू बिकम गॉड इफ यू वांट. नो, तो immortal, man becomes immortal by his deeds. Is Gandhi immortal? So his body may not be there, his soul, his actions, his deeds, he becomes Mahatma, a higher soul. Higher souls ही तो हैं God. Christ, Gandhi, prophet, they are supposed to be, normally they do the things which normal human being don't do, and very simple things if you do, people will start treating you as God. It's not so difficult to become God. Yeah. बाबा रामदेव भी योगा तो करा ही रहे हैं. हाँ, राम रहीम.
ठीक है. तो बेसिकली God gives something, God takes care of others, fine. God reduces sorrow, God gives you protection, God fulfill your wishes, fine. And that is why you like God. Same thing state does. ठीक है. And ideally king is also the representative of God. King is also supposed to do provide security and welfare. If you talk in Indian terms, rakshan and palan. ठीक है. So God does, या state does all those things which God does, fine. So state is a march of God on earth, fine. लिखो right. What is the nature of the state, right? State is a march of God on earth. Fine. Next, अब लिखो why, right? A state performs all such functions which are performed by the God. Right? God gives security and provides welfare of all. ठीक है. तो is God partial or impartial? Partial? God is impartial. So God does not make a difference between rich and poor. Okay? Whosoever goes to God, God helps him. Whosoever looks for his need. ठीक है. तो God has a universalist approach. God makes no partiality. Fine? Write it down. Right? God has universalist approach. God makes no discrimination. Right? Its state is also universalist. Right? All citizens are equal in the eyes of the state. मतलब if you see state आगे पीछे ऊपर नीचे गॉड ही गॉड दिखेंगे, कहीं के भी कोई भी एंगल यू कैन रिलेट एनी एक्शन ऑफ स्टेट विद गॉड. ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस इक्वेशन द नेचर ऑफ द स्टेट. So if you go back to the march of God on earth, so God gets reflected in the worldly things. So let us talk about family. Family has given rise to civil society. Civil society has given rise to state. ठीक है. If family is thesis, civil society is antithesis, and this is synthesis. Which is more perfect, this or this, or this? Most perfect? State. ठीक है. तो आगे बढ़ना मतलब perfection. Fine. Now, what are the characteristics of family? Characteristics of family is altruism.
or love. Fine. Family is an institution of altruism. Love, sacrifice, people sacrifice for each other. Fine. But the vision of family is narrow. Family members, they sacrifice only for their. ठीक है? तो approach of family is particularistic. Fine. Now, civil society. Civil society is a sphere of egoism. Civil society, we don't sacrifice for each other. Civil society जैसे economic sphere है. There we go for competition. ठीक है? But in civil society, the rules are same for all. Fine? So civil society's approach is universalism. ठीक है? तो फैमिली में गुड आइडिया कौन सा है? एल्ट्रुइज्म. निगेटिव आइडिया पर्टिकुलरिज्म. सिविल सोसाइटी में गुड आइडिया यूनिवर्सलिज्म, बैड आइडिया ईगोइज्म. नाउ यू अप्लाई द लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स. यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, negativity gets negated. What you can negate? Particularism is a negativity. ठीक है? So first particularism gets negated. Here egoism gets negated. So these two negativities get negated. Positivity will move forward. Fine. So this positivity enters into the state. State represent two things: altruism and universalism. This is also positive, this is also positive. There will be any contradiction? Current movement होगा अब? नहीं होगा. तो क्या? History will end. End of history. So when God created a state, God has ended all contradictions. Is it clear? Fine. You can make this equation. Ideally ये चीज़ यहाँ लिखनी अगर जगह है, मतलब उसको अलग नहीं, ये दोनों फीचर्स एक्सपैंड हो गए. एल्ट्रुइज्म और यूनिवर्सलिज्म एक्सपैंड होके स्टेट बन गए. फाइन. यस. हाँ, क्वांटिटेटिव चेंज कमिंग टू क्वालिटेटिव. सिविल सोसाइटी से स्टेट में आ गए. अब क्वालिटेटिव चेंज क्या है? इसमें थोड़ा पॉजिटिव है, इसमें पूरा पॉजिटिव है. फाइन. यू हैव अंडरस्टूड दिस. जैसे कैपिटलिज्म है, दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन. ठीक है? हॉब्स है, कैपिटलिस्ट स्कॉलर है. तो व्हाट हॉब्स शोज, मैन interests are different from society's interest, और society एक threat है for the interest of man. तो man is pitted against the society, but in reality it is not like that. समझ में आया? Contradiction between man and society. Is this clear? Hobbes ने क्या दिखाया? All others are a source of threat for me. ठीक है? तो मेरा और सोसाइटी का कॉन्ट्रडिक्शन है, जबकि हो सकता है ऑल अदर्स आर सोर्स ऑफ सिक्योरिटी फॉर मी, बट हॉब्स की स्टोरी कुछ अलग ही चल गई, दैट अदर पर्सन इज सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी.
तो इंसान और समाज, मैन एंड सोसाइटी के बीच में स्ट्रगल, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इट क्रिएट्स. फाइन. नेक्स्ट लिखो. बी, कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन labor and capital. As if the interest of a capitalist and a labor are opposite, or the labor of a person becomes a source of his own exploitation. ठीक है. Labor and capital. Next लिखो. Contradiction between freedom and equality. तो कैपिटलिस्ट स्कॉलर्स क्या कहते हैं? इफ स्टेट विल मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग social and economic equality, this will reduce person's freedom to make property, as if social and economic equality is something opposite to man's liberty. The contradiction between freedom and equality. जबकि it is not necessary that freedom, if a state makes an effort to bring equality, it does not mean that a state takes away my freedom. Have you understood this? अब लिखो, what is the worst aspect of capitalism? Right? It makes man inhuman. Inhuman. Right? It results into alienation of man from himself. इंसान इंसान नहीं रहता. Capitalism makes man inhuman. You agree? Can we cite an example of Trump's policy on immigration related to Mexico? Separating children from the parents. किस लिए? Profit? Capitalism? तो capitalism, it's not necessary that Trump is such a bad person. He may be having a soft corner for the children, but capitalism forces you to be bad, and there is nothing worse than that you are compelled to behave in such manner. So ultimately capitalism alienates you from yourself. You may be doing many things which you would not like to do, but you are not having any option. Have you understood this? ठीक है. So they believe that worker will not work hard if he is not insecure. Competition का concept क्या है? Insecurity. Insecurity बढ़ाने से man will give his maximum output. ठीक है. तो इनका view है कि man perform labor for livelihood. और अगर bread and butter का कंसर्न नहीं रहा, people are not bothered about bread and butter, then people will not work. So capitalism operates in a way that creates a condition that people are compelled to be work. Fine. So capitalism's logic is, or their belief is, you have to compel people to work. And when you can compel them, when you can put the survival at stake, and it is believed that this is the way man is most productive.
फाइन. सो इसीलिए इवन इफ देर इज नो स्केर्सिटी, कैपिटलिज्म का सिस्टम क्या है? क्रिएट आर्टिफिशियल स्केर्सिटी. फाइन. स्केर्सिटी होगी तो कंपटीशन, कंपटीशन होगा तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इंसान कंपेल्ड होगा टू वर्क. ठीक है. इसीलिए प्योर कैपिटलिज्म, व्हाट इज अ कैपिटलिस्ट लॉ ऑफ वेजेस? Capitalist law of wages is you give worker minimum. Minimum means wages should be enough that worker is able to survive and come back to work. Minimum wages, how do you decide? कैलोरीज कितनी खिलानी है, यानी वो इंसान को काम पर आने के लिए कितनी कैलोरीज लगती हैं. इज दैट क्लियर? तो इतना ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है. लेट हिम सर्वाइव, कम बैक, वर्क नेक्स्ट डे. यू कैन नॉट गिव द कैलोरी मोर देन दैट, उसकी नींद खुले ही नहीं, भूख लग जानी चाहिए 6 बजे. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ही हैज टू गेट अप. फाइन. इफ यू विल गिव मोर सरप्लस, तो वर्किंग कंडीशंस आर नॉट सच दैट पर्सन वांट्स टू गो, ही हैज टू बी कंपेल्ड टू वर्क. फाइन. सो ही विल नॉट गो टू वर्क. अब नॉट गो टू वर्क, हु विल वर्क? Fine. So this is how capitalism as a system has been working. Fine. So undermining man's labor. Worst thing is it views as if man works only under compulsion. Now you tell me, do you study, do you read any book only under compulsion? Yes. कंपटीशन, सिविल सर्विसेज भी तो इसी लॉजिक पर बेस्ड है. ठीक है. सो यू स्टडी अंडर कंपल्शन. यू डोंट एंजॉय स्टडिंग. द थिंग इज कैपिटलिज्म और सिविल सर्विसेज इज फोर्सिंग यू टू स्टडी समथिंग विच यू वुड नॉट हैव अदरवाइज स्टडीड. ठीक है. इट्स नॉट दैट यू विल नॉट स्टडी, बट यू वॉन्ट टू स्टडी समथिंग एल्स, मे बी सम अदर novel or some whatever is your choice. But capitalism does not give you choice. Capitalism compels you to do something, and when you do something out of compulsion, you are never free, you are not happy. But when you do things out of your choice, then you are happy. So now you tell capitalism gives liberty or actually illusion of liberty? Illusion of liberty. Fine. And maybe the real happiness will come when what you study is not determined by the market. Fine. Rather, it is determined by your choice. Similarly, when you choose a profession, it is all determined by market. ठीक है. So many of you must be here, and maybe you wanted to become a cricketer or a photographer or a filmmaker, but compulsion of the market is what? You have to become IAS officer. Bhai, normal, the class to which we belong. So in the market of marriage,
ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा डावरी विल बी. क्या रीज़न था? वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर? You don't you serve the country by becoming an engineer, doctors? Is not more doctors needed than more IAS officers? Fine. But even after being a doctor, and there is so much demand and supply gap, okay, still we choose to become IAS officer. Fine. It's all marketing. Fine. So if doctors start getting the highest dowry in the market of marriage, highest respect, people will shift or not. ठीक है? It all depend on how do you create. So actually it is the market which is deciding your choices, and we think we are free. ठीक है? But your freedom to choose your profession has been illusion. फिर we think we are rational, but we are idiots. और idiots को लोग बोलते हैं चतुर. ठीक है? और ये सिस्टम है, इसलिए सब डिस्कोर्स है. Have you understood this? So this is Marx is saying, where is the freedom? What you wear, what you eat, what you study, what you choose is all shaped by the market. Fine? So you don't choose anything, then where is the real happiness? And he says that it is wrong to say that man works only under compulsion. Man is by nature creative. Nobody will sit idle. Fine? Man by nature is creative. Man gets enjoyment when man produces something. ठीक है? But what is the problem? Every creation does not have a market value. Fine? So you are forced to create what market wants. So don't you think if there is no competition, the society can be more creative? Society can be more happy. And again, there is no scarcity. Scarcity is created. Fine? And again, there is enough for need, but not enough for greed. So if society is based on need and you are being given freedom from the market, every job equal dowry, ठीक है, then you will choose the profession you want rather than the dowry you want. Okay, so you are compromising your profession, your choice for the sake of market. This is man's alienation. Man does not do what you want to do. You are doing what market is forcing you to do. Fine? So this is, और जितना बड़ा मार्केट है और जितना बड़ा कैपिटलिस्ट है, तो मार्केट भी नेचुरल थोड़ी है, सब चॉइसेस आर क्रिएटेड. इसी को एलिनेशन बोलते हैं. व्हाट इज एलिनेशन? मीन्स आई एम नॉट व्हाट आई एम. I am not doing what I am supposed to do. I am not doing where I get real happiness. I am doing where I am compelled to do what others want me to do. ठीक है? तो I am not what I am. I am not that bad. Even a capitalist is not that bad, but he cannot help the worker because capitalism constrains man.
Capitalism does not give freedom. You agree? So capitalism undermines human dignity, undermines human labor. और discourse क्या है? Capitalism leads to innovation. No, capitalism leads to only a specific form of innovation. The innovation that has a market. Fine? And maybe if it had been a real socialist society, the society would have been more creative, more innovative. अभी innovation का scope तक नहीं है. समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम है कैपिटलिज्म के लिए इसलिए, एंड दैट इज वाई कैपिटलिज्म शुड गो. सो व्हाट मार्क्स बिलीव, प्रोग्रेस ऑफ मैन शुड नॉट एंड. ही प्रेजेस द मूवमेंट फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, बट यू शुड नॉट थिंक दैट कैपिटलिज्म इज द अल्टीमेट बेस्ट वे ऑफ लाइफ. देयर इज अ बेटर वे ऑफ लाइफ, दैट इज socialism. Fine, you have understood this? लिखो. Yeah. वो तो तुम्हें बताया जाता है, वही तो है. एक बार स्टैंड ऑन योर फीट, फिर देखो एक ढंग से तुम्हें दिखाया गया है. मार्क्स इज सेइंग डोंट सी थिंग्स लाइक दैट. उसके अपोजिट देखना चालू करो, तब ज्यादा दुनिया सही दिखेगी. ठीक है? I don't know what is good. I am telling what Marx is saying. I am not giving my opinions. What is good or bad, that is your choice. I'll give you idea of all schools of thought. ठीक है? समझ गए कि नहीं? तो तुम लोग समझते होगे कैपिटलिज्म से इनोवेशन होता है. नहीं होता. कैपिटलिज्म इनोवेशन को किल करता है. कैपिटलिज्म हैज किल्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. कैपिटलिज्म हैज क्रिएटेड द रूरल पॉवर्टी इन इंडिया, रूरल इंडेप्टनेस. कैपिटलिज्म हैज टेकन अवे द जॉय फ्रॉम द लाइफ, द जॉय फ्रॉम क्रिएशन, जॉय ऑफ प्रोडक्शन. कैपिटलिज्म ने तुम्हें इंसान इंसान ही नहीं रहने दिया. तुम इतने खराब इंसान नहीं हो, ठीक है, बट कैपिटलिज्म एवरीबडी इज कंपेल्ड. तो इसलिए मार्क्स सेज नो नीड टू चेंज मैन, यू हैव टू चेंज द सिस्टम. सो लॉन्ग द सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द वैल्यू सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, प्रॉफिट, मार्केट, देयर इज नो सोल्यूशन. सो यू हैव टू चेंज द सिस्टम. तो चेंजिंग सिस्टम क्या है? किसी भी गुड का कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं रखो, किसी प्रोफेशन का कोई मार्केट वैल्यू नहीं रखो. देन यू विल चूज अ प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, नॉट अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू. ठीक है? मे बी यू कुड हैव बीन अ गुड player or a good doctor or a good engineer, you could have been more creative. अभी ये समझ में आया? ये है डायलेमा कैपिटलिज्म का. अब लिखो जल्दी. दुखी हो गया तुम लोग? ठीक है. So if you are against capitalism, you are on the right side of history. If you are with capitalism, you are on the wrong side of history. Now you have to choose. You can choose. You want to be with Kauravs or you want to be with Pandavs. ठीक है? तो पांडव्स के पास उतनी पावर नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स विल शो व्हाट अल्टीमेटली वन हु इज ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री विल बी विक्टोरियस. समझ में आया? चाहे इंडियन माइथोलॉजी, फिलॉसफी, चाहे वेस्टर्न, dialectics has been used, and Indian philosophy comes very near to German philosophy. Fine, you have understood? Capitalism should go? No, it should not go till you don't become capitalist. You are Karl Marx. इसीलिए तो लॉजिक है ना. सॉक्रेटिस क्या कह रहा है? अप्लाई योर लॉजिक. When you apply your logic, you will find that capitalism is a source of all sorts of problems.
the formation of nuclear weapons, to the natural calamities everywhere. Any fight, the fight between India and Pakistan, any fight, it is fight for market and resources. वही कैपिटलिज्म है. और कैपिटलिज्म का ड्राइविंग इंजन क्या है? प्रॉफिट और ग्रीड. अब प्रॉफिट के लिए न्यूक्लियर वेपन्स तक बना दिए. ठीक है, यूएसए ने कैप्चर करने के लिए क्रिएटेड अ वेपन टू किल द ह्यूमैनिटी इटसेल्फ. Everything you can link, every problem of present life you can link with capitalism. Fine. अब चलो next historical materialism पर फिर आओ. Fine. So historical materialism is Marx's explanation of history, and you can say it is economic interpretation of history. ठीक है, ठीक है. तो वही पहली बात, he is explaining to the workers that you have been misguided by the philosophers. They have been spreading false consciousness and you were standing on your head. Or if you think, can society survive without you? Society can survive without Brahmins. Society cannot survive without Shudras and Dalits. सबसे the most important work in a society is the work of Dalits. The work of cleaning. ठीक है, तो सोसाइटी प्रोफेसर्स के बिना रह सकती है, साइंटिस्ट भी नहीं चाहिए, डॉक्टर भी नहीं चाहिए. अगर सफाई हो गई, डॉक्टर की तो ज़रूरत भी नहीं है. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क. दिस इज ऑल्सो द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क. Do we give the compensation which this work deserve? Do we do justice? No. Do we give respect to the persons who do this work? We give respect? No. How do you expect Swachh Bharat? Tell me. Who will make Swachh Bharat? You think Modi or any minister coming and cleaning a street for half an hour, this will create Swachh Bharat? No. So does the government has any real idea to create Swachh Bharat? How to make Swachh Bharat? You have to make the highest paying job. Make it highest paid job. Make it most respectable job. ठीक है, अगर हाईएस्ट पेड जॉब बनाते हो, सी द बेस्ट ब्रेन्स स्टार्ट कमिंग. Don't you think many Indians are involved and do part-time cleaning jobs in many European countries? I have seen. See, so this is the way you can end untouchability. This is the way you can end the discrimination and you can achieve Swachh Bharat. Otherwise सेल्फी वेल्फी ऑल इंडिया रेडियो में बड़ा साफ हो गया घर.
घर तो साफ हो गया, दिल तो साफ करना पहले इंपॉर्टेंट है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इट इज injustice. Fine, it's very easy. Make it a highest paid job. Why you are compelling somebody? Why only a particular section of the society should be performing this task, and you are forcing them to perform this task? Because this task is so difficult. This can be done only under compulsion, when you create an existential crisis for this particular class. Have you understood this? Whether it is workers in the West that time or Dalits today, it is the same thing. Have you understood this? This is what he is saying, that you should give. We are not giving the proper. सब इनजस्टिस है. या तो जिसका वर्क है, कैपिटलिज्म इज ओनली सेइंग दैट वी आर पेइंग अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क, बट नो, इट इज नॉट करेक्ट. फाइन. नाउ what happens? A system of differential rewards. So those who are involved in intellectual labor, जिनका कोई काम नहीं है, सिर्फ मिसगाइड करते हैं, ठीक है, इनको you are giving disproportionately high returns, compensation. Those who are performing the manual labor, you are not giving even the basic minimum. ऊपर से बोल तो एहसान कर रहे, रिजर्वेशन दे रहे, और क्या जान लोगे, ठीक है. Do you think reservation is going to solve the problems? So every policy rather adds to the exploitation. And maybe the Dalits themselves do not understand. Fine, you have understood? Same is a problem. तो ठीक है, इनको थोड़ा दे दो, लेकिन इतना देने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है. ऐसे ही फैक्ट्री में सपोज अ प्रेसिडेंट और अ वाइस प्रेसिडेंट, इनकी सैलरी और वर्कर में इतना बड़ा गैप का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. Have you understood this? So you have to reduce the gap. Fine. You have to bring equality. You have to handle the discrimination and inequality, social and economic. Have you understood this? Now, who is the culprit? ये सब स्टार्ट कैसे हो गया? कौन है कल्प्रिट? मोदी जी तो कुछ नहीं, प्लेटो. प्लेटो is the culprit who held that those who perform the intellectual job are supposed to be kings, and they are to be permanently deprived. Who is Plato? Intellectual class. Fine. Who is the biggest enemy of the workers? Intellectuals. Intellectuals create theories which results into maximum benefit to the intellectuals. Plato there, Brahmins here. Fine. So सबसे पहली बात, workers should stop believing the intellectuals.
ठीक है, क्या करना है, रिपब्लिक को फाड़ के फेंकना है, ठीक है. What Ambedkar said, annihilation of caste in his book. You have to put, पहला काम, dynamite on Vedas and Manusmriti. ठीक है, जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक फिर नहीं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है. Stay away from the intellectuals. The biggest exploiters are the intellectual class. ये तो क्षत्रियास को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शूद्रास को भी कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, ठीक है. तो बी ऑन योर ओन, यू योरसेल्फ अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियलिटी. सेम थिंग गांधी इज टॉकिंग अबाउट स्वराज. यू कंट्रोल योरसेल्फ, you should develop your own consciousness and you should not be dependent on somebody else, because somebody else will always exploit you. Fine. तो ये जो सिस्टम बन गया, ये प्लेटो, उसके बाद आगे अपने एरिस्टोटल, एक के बाद एक. इंटेलेक्चुअल क्लास had always had a nexus. या तो इंटेलेक्चुअल क्लास खुद ही रूलर रहा है, या इंटेलेक्चुअल क्लास फॉर्म नेक्सस विद द रूलिंग क्लास. ठीक है, यही आइडिया है. इट इज नॉट आवर कॉन्शियसनेस दैट डिटरमाइंस आवर एग्जिस्टेंस. मीन्स व्हाट अ ब्राह्मण और अ इंटेलेक्चुअल टोल्ड. जैसे तुम हो लेबर, गए ब्राह्मण के पास, भाई मेरे दिन इतने खराब क्यों हैं, तो ब्राह्मण क्या बोलेगा, पिछले जन्म में कर्म गड़बड़ किए, इस जन्म में कुछ उपाय हो सकता है, ठीक है, ये हवन ववन करते हैं, मेरी फीस इतनी है, ठीक है, तो वो फिर और बेवकूफ़ बना देगा. तो जाना ही नहीं है इंटेलेक्चुअल क्लास के पास, खुद का दिमाग लगाना है. दिस इज वॉट इज ही इज एक्सप्लेनिंग. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर वर्क. सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव सिंगल डे if the manual labor stop. Nobody will be affected if intellectuals do not work. ठीक है, और जिस दिन workers recognize this and start using what has become their source of exploitation as the basis to end their exploitation, they can change. Have you understood this? लिखो. कोई तुम्हारे पास आइडिया है फॉर सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत? 2019 तो आ ही रहा है. कौन सा ईयर चल रहा है? 18? मुझे तो याद भी नहीं रहता है. 2019 में था ना गांधी वाला. कोई एनी अदर आइडिया यू हैव फॉर द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत? Until unless the best brain, और इतनी सैलरी कर दो कि फॉरेनर्स, फॉरेन अमेरिकन्स हैव लॉस्ट द जॉब, नो, एंड लेट अमेरिकन्स कम एंड टेक अप द जॉब. If you make the salary so high, what is the harm? Why do you want to give so much salary to a CEO or a IAS officer? Everybody has to eat 2 bread. Everyone will sleep in 1 room. Have you understood this? So if you want to do the things, things can be done. You have to create a market for this job, for this work. ऐसे झाड़ू लगा लगा के कुछ नहीं होने वाला. अरे तो डिफरेंशियल रिवॉर्ड है. यू गिव $100 मोर. इतना बड़ा डिफरेंस का क्या है? सीईओ क्यों रहेगा 10 कमरे के घर में? 2 में रह लो, उसको 1 में रख दो. उसको घर नहीं है, तुम्हारे पास मल्टी स्टोरी वो है. अनिल अंबानी क्यों रहेंगे इतने बड़े घर में? रात में क्या कमरा कमरा कूद के सो गए आज?
एक ही कमरे में सोना है, why do you need? अब क्या है, why there is a scarcity of houses? Because there is a black marketing in property. ठीक है, लोगों ने प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसलिए houses have gone out of the reach of the people. It's not that housing would have been a problem. Problem is again क्या है, regulatory failures है. State is unable to check the black marketing hoarding in the housing sector. तो कोई scarcity अभी भी नहीं है. Scarcity क्यों है? वो capitalism के कारण है, because you want to make a profit. तो differential rewards का भी एक बेसिस बनता है ना, कि किसी को ज़्यादा दे दो, किसी को कम दे दो, लेकिन दिस इज नो लॉजिक दैट यू फोर्स समबडी टू लिव बियॉन्ड द लाइफ ऑफ humans as a and somebody is having so much surplus. So what is happening? So much inequality is growing in the society. 70% of the wealth is concentrated in 1% of the society. No society can continue. There is bound to be the unrest, there cannot be security, there cannot be stability. If system is working only in the interest of certain sections, और वो भी बहुत minute section, is very small section, and neglecting a very big lot. समझ में आया? तो inequalities के ग्राफ से ही you can understand whether system is just or unjust, and no system can continue for long like this. So obviously revolution हो सकता है. Fine? Pardon? हाँ, हर वर्क भाई तुम CEO बनो, तब बनो when you have interest to become a CEO. इसलिए नहीं बनो कि CEO बन के मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है. तुम एक अच्छे वर्कर बन सकते हो. यू कैन बी अ गुड डॉक्टर, यू कैन बी अ बेटर वर्कर एंड डू वॉट गिव्स यू प्लेजर. डोंट डू वॉट मार्केट वॉन्ट्स. अब कैपिटलिज्म थ्राइव्स ऑन क्रिएटिंग इनसिक्योरिटी. कैपिटलिज्म में क्या है? कैपिटलिज्म, इफ यू टॉक रियल कैपिटलिज्म, लेसेस फेयर स्टेट है, मिनिमम स्टेट है. मिनिमल स्टेट है यानी पर्सन्स सोशल सिक्योरिटी, उसका फूड, उसका हेल्थ, एवरीथिंग इज ऑन पर्सन हिमसेल्फ. तो मैन विल बिकम्स इनसिक्योर ना, that what if I get ill, तो I will go for accumulation. ठीक है? और instead of state providing this, which state should provide, I am creating another market, insurance company, and I am paying to this business. Rolling back of state करो, state not providing social security of health. तो इंसान if on his own, person will go for the health insurance. ठीक है? Because man का तो nature insecure है ना. तो बजाय ये system किसको profit कर रहा है? एक और business community को. तुम्हारा आयुष्मान भारत यही है. Ayushman Bharat, instead of creating the infrastructure, you are going for public-private partnership. Now the government is going to pay to the insurance companies. Fine? तो यही सिस्टम है. क्यों स्टेट रोल प्ले नहीं करे? इसलिए कि फिर ये बहुत सारे बिजनेसेस नहीं चलेंगे. Why? No real effort to improve the government schools, because then private schools will not thrive, and
there is a conspiracy against the government schools because every politician has its own school. ठीक है? So they will never want government schools to function. So there is a conspiracy. तो इसलिए फिर प्राइवेट स्कूल का बिजनेस विल ग्रो. इंश्योरेंस, अब चीज़ों को लेजिटिमाइज करने के लिए you can give 25% reservation to economically weaker section. तो ये you have to understand the entire conspiracy. Why government schools cannot function? When you are recruiting one of the best lots, the teachers are selected by the competition, but you want to make that system fail. Nothing fails. You fail. There is a conspiracy behind everything. Nothing fails on its own. If there is a will, you want system to work, system will work. This is what Marx is trying to explain. Is Marx making sense to you? तो अभी तक क्या लग रहा था, बेवकूफ जैसे, standing on the head? Yes. वो तो हम कुछ नहीं कह रहे, ठीक है? लॉक हम तो इंडियन कंटेक्स्ट में समझा रहे तुम्हें. वो लॉक कह रहा है कि कैपिटलिस्ट कहता है तुम पुअर हो क्योंकि तुम लेजी हो. ऐसा है नहीं, ठीक है? दिस इज अ सिस्टम दैट हैज बीन मेड बाय द सेक्शंस हु हैव बीन द डोमिनेंट सेक्शंस. ठीक है? जैसे ब्राह्मण्स कहेंगे दलित्स आर नॉट केपेबल ऑफ स्टडिंग and deprived them from studying, but Ambedkar also came from that community. So what is missing is the opportunity. You have to create opportunities. You have to create the level playing field in the society. But for the protection of the interest of few, you are forcing large number of section to live in a situation of a hell. तो जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है, दैट इज जस्ट हेल्पिंग अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द अपर कास्ट. अदरवाइज इट वाज अ हेल. क्या बताया अंबेडकर ने? लैडर है. दोज हु आर हायर ऑन द लैडर, कास्ट सिस्टम इज हेवन फॉर देम. लोअर आते चले जाओगे, इट बिकम्स हेल. तो अब टैलेंट इज एवरीवेयर. यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज. You have to create level playing. Competition is the best thing, subject to the condition competition is fair. तो अगर fairness नहीं है तब क्या करना होगा? Compensation, level playing field to create fair competition. अगर opportunity ही नहीं मिल गई, अगर rural और urban में इतना बड़ा difference है, तो you cannot say that only competition will work. So merit itself is a good idea, but then it should be pure merit. You have to eliminate the factors of luck or chance. ठीक है? अब आगे बढ़ो. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्रीड. ग्रीड मार्केट. गांधी ने तो बताया ना, ग्रीड छोड़ दो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. तो ग्रीड बनाता कौन है? कैपिटलिज्म. और हमारी जो सोसाइटी सिंस द मॉडर्न एज इज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी. तो सब कैपिटलिज्म पर बेस्ड है. कैपिटलिज्म ही इविल है. और बट कैपिटलिज्म कैन नॉट बी एंडेड बिकॉज कैपिटलिज्म हैज बिकम कॉमन सेंस. अभी you will study Gramsci. Gramsci will explain why capitalism cannot become cannot be ended. क्योंकि capitalism common sense है. Capitalism has become a hegemonic ideology which defines the limit of your common sense. It is very difficult to think
beyond that, to go beyond and think कि there can be any other way of life other than capitalism. ठीक है, तो कोई आइडिया रूल करता है, आइडिया रूल्स व्हेन इट बिकम्स कॉमन सेंस. और अगर लोगों का कॉमन सेंस लिमिट हो गया कि यही चीज हो सकती है, देयर इज नथिंग बेटर देन दिस, द आइडिया विल कंटिन्यू. तो अभी कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म कॉमन सेंस है. यूएस हेजेमनी क्या है? कॉमन सेंस है. वो डिफाइन कर देता है हमारे सोचने की लिमिट. ठीक है, अभी आ जाएंगे और थिंकर समझाने. तो कैपिटलिज्म सक्सेसफुल हो रहा है क्योंकि तुम्हें लगता है प्रैक्टिकल. तो सेम लॉजिक तुम दोगे ब्राह्मणिज्म और कास्टिज्म के सक्सेस होने का? अरे गांधी कोई भगवान है? जो गांधी कह रहे हैं सब सही है. ब्लाइंड फेथ, हीरो वर्शिप इज नॉट अ राइट थिंग. You should always apply your mind. Everyone is human. Every person has his own interest. ठीक है, गांधी ने कहा था तो हम मान रहे, अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे. तो this attitude is wrong. ठीक है, तो कुछ भी नेचुरल नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, ये बनाया जाता है. मैंने कभी बोला था यहाँ पे इंटरपेलेशन पढ़ना. तो तुम्हें लगता है यू लाइक कॉफी, यू लाइक माजा, ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज कैटरीना कैफ इज सेलिंग सो यू लाइक. यही है. ठीक है, तुमको लगता है कि भाई इसका घर चल जाएगा, मैं एक पी लेता हूँ, तो तुम उसकी चॉइस अपनी चॉइस बना रहे हो, घर उसका चल रहा है. इज दैट क्लियर? कुछ तुम्हारी चॉइस नहीं है. माजा तुम्हें पसंद है, ऐसा कोई नेचुरल रीजन नहीं है. फाइन क्या? तो सब चॉइसेस बनाई गई हैं. राइट रॉन्ग तुम्हें दिखाया गया है, लोगों ने समझाया है. बहुत सारे लोग, हाउ पीपुल हैव रूल्ड विद देयर स्मार्टनेस. ठीक है, तो मेजॉरिटी क्या है? मासेस. Majority has limited reason. That is the reason that few are the rulers. So rulers have created a world. They have shown you a reality. Everybody does not have capacity to understand all these things. यही तो वो कह रहा है, भैया आज से ही सीधे खड़े हो जाओ. ठीक है, और सीधे होके दुनिया देखो. ठीक है, अब आगे तो बढ़ो. अब इसी में लटक गए तुम लोग. इतना टच कर दिया तुम्हारा आर्ट है मार्क्स ने. अब कहाँ पहुंचे? इंटेलेक्चुअल. फर्स्ट इज प्लेटो. ठीक है, यस. एंड प्लेटो तो समझो इतना खतरनाक इंसान. ही सेड दैट इंटेलेक्चुअल शुड बी द रूलर्स. और सारी अपने ऊपर, कोई नहीं मिला तो आई शुड बी द रूलर. ठीक है, या मार्क्स वो कह रहा है ना हम नहीं है इंटेलेक्चुअल. हाँ हाँ, तो मत विश्वास करो अपने आप. वो तो कह रहे हैं ना, मेरे ऊपर भी मत विश्वास करो खुद से. गांधी क्या कह रहे हैं? मेरी बात नहीं सुनो, एक्सपेरिमेंट करो. गांधी ने कभी कहा मेरी बात सुनो? कोई किसी की बात सुनता है? बेस्ट क्या है? गांधी ने यही बताया कि भाई आई कैन टेल यू द पाथ, एक्सपेरिमेंट करके देख लो. तो मार्क्स भी तो क्या कह रहा है? मेरी बात नहीं सुनो, किसी की भी बात नहीं सुनो. ट्राई टू डेवलप योर ओन कॉन्शियसनेस. वो थोड़ी कह रहा है मेरी बात सुनो. लेकिन लोग सुनेंगे अगर उसकी बात में सेंस होगा. ठीक है. कंपटीशन नहीं होगा ना. क्यों चाहिए कंपटीशन? क्या? इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए व्हेन देयर इज नो इक्वालिटी.
अगर इक्वालिटी है, अगर ब्राह्मणिज्म नहीं है, इनइक्वालिटी नहीं है, कैपिटलिज्म नहीं है, तो नहीं चाहिए, तो फिर सब वैसे ही इक्वल है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एफर्मेटिव एक्शन कहाँ चाहिए? जहाँ पे स्टेट है, सिस्टम है। जैसे इंडिया, अगर रेवोल्यूशन होता, चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, तो चाइना में कोई ज़रूरत ही नहीं है एफर्मेटिव एक्शन की। चाइना में सब कम्युनल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया उसका। तो एफर्मेटिव एक्शन इज अ कंसेप्ट एसोसिएटेड विद वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट इज कैपिटलिज्म ट्राइंग टू improve itself. Capitalism becoming humanitarian, वो है वेलफेयर स्टेट। तो इंडिया में चाहिए था ना अफर्मेटिव एक्शन, क्योंकि अगर इंडिया में रेवोल्यूशन होता तो जो पुअर्स होते वो ओनर्स बन जाते। ओनर्स अगर थे लैंड के वो, तो रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? अगर इफ़ यू हैव योर ओन लैंड, व्हाई विल यू गो एंड वर्क इन सम अदर फैक्ट्री? तुम्हारा अपना लैंड है, यू आर किंग, फाइन। तो वी डिडंट ऑप्ट फॉर दैट पाथ of land reforms or revolution. We opted for a society which maintained the privileges of few and to give some carrots to those who are not privileged. ठीक है? और उसमें भी हमने सबको थोड़ी बेनिफिट्स दे दिए, कुछ जो क्रीमी लेयर ऑफ दैट सोसाइटी है। तो हमेशा क्या होता है, एक एलीट क्लास जॉइन हैंड्स विद अदर एलीट क्लास। जैसे ब्रिटिशर्स आ गए, तो ब्रिटिशर्स सबको एलिनेट करके थोड़ी रूल कर सकते थे। तो ब्रिटिशर्स हैड टू क्रिएट अ क्लास विच हेल्प्स देम, विच मे हैव कॉमन इंटरेस्ट। तो प्रिंसली स्टेट्स, जमींदार्स, ये एक ग्रुप मिल गया। ऐसे ही जो अपर कास्ट पार्टीज हैं, उनको कुछ कुछ लीडर्स मिल जाएंगे विच विल हैव सम से अमंग द दलित्स, बट अल्टीमेटली बेनिफिट सिर्फ और लीड उस क्लास का होगा, कंप्लीट कम्युनिटी का बेनिफिट नहीं होगा। तो कुछ लोगों को तुम अपने साथ मिला सकते हो, और जिस पर वो कम्युनिटी इज ट्रस्टिंग। यही तो पॉलिटिक्स है कि अब पॉलिटिक्स में क्या करना है। दलित लीडर्स, मान लो रामविलास पासवान, ठीक है, तो पासवान का कुछ से होगा, या अपने जो प्रेसिडेंट है, मुझे तो नाम भी नहीं याद उनका, जो भी है, ठीक है, इतने इनसिग्निफिकेंट हैं बेचारे, ठीक है। तो ये सब सिंबॉलिज्म है, तुम्हारे पास ऐसा जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ लोग होंगे ना, ये जो सेक्शन है, they must be having some hold on some part of vote bank, तो वो सब पार्टीज करेंगी। इसीलिए पॉलिटिक्स ऑफ को-ऑप्शन इज नेवर गुड फॉर द डिप्रेस्ड सेक्शन। पॉलिटिक्स ऑफ रेवोल्यूशन ही ऑप्शन है। तो तुम क्या करते हो, तुम एक नया एलीट बना देते हो। विद इन दलित्स यू आर क्रिएटिंग अ न्यू ब्राह्मण्स, you are creating a new group which is not working for Dalits, rather which will work for the elites. तो ये तो पॉलिटिक्स है, समझ में आया? तो इसीलिए जब रेवोल्यूशन होगा, then only the things will come into the hands of the poor, and जो elite है, they will try not to prevent revolution at any cost. तो ऐसी सोसाइटीज़ में क्या देना पड़ेगा, कुछ कैरेट्स देने पड़ेंगे, कुछ चैरिटीज़ करनी पड़ेंगी, जिससे जिसके ऊपर चैरिटी कर रहे हो वो इंसान एहसान मानेगा तुम्हारा, क्योंकि उतना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आना और लाना बहुत मुश्किल काम है ना। तो लोगों को तुम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन दे दो, मर गए ये लो 2 लाख, ठीक है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, किसी का भी मन फिसल ही जाता है 2-3 लाख देख के, तो हो गया ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उस समय। यही तो स्टेट क्राफ्ट है।
This is what you have to understand, the politics. ठीक है, और politics is not everybody's cup of tea to understand. Common man को थोड़ी समझ में आ रहा है. Common man is very happy. Suppose a leader goes and sits with them. वो भी कभी नहीं हुआ तो it's a big thing. ठीक है, ऊपर लीडर चला गया, वही उनके लिए इतनी बड़ी बात है. वो क्या तसले में पानी भी पी लेंगे. You are understanding this? तो see the amount of mental slavery that has been perpetuated, and it will take years and years to change this country. ठीक है, और इंटेलेक्चुअल के चक्कर में फंस गए, फिर 100 साल पीछे चले जाओगे. ठीक है, या फिर कहाँ हो? हेलो या मैडम, अगर रिवॉल्यूशन होगा तो इसके बाद जब SC/ST या जो भी दलित्स हैं उनको अगर पावर देना होगा तो वो कैसे देंगे? क्योंकि मैन तो पावर देना नहीं है, पावर छीनना है. मैन पावर सीकिंग एनिमल है ना मैडम. तो फिर अगर रिवॉल्यूशन हुआ फिर फाइनली रिजल्ट होगा कि वो पावर दे के तुम एहसान नहीं कर रहे हो, और पावर कोई देता नहीं है. पावर इज टू बी स्नैच्ड. कोई दलित्स के ऊपर मेहरबानी करने नहीं आएगा. They have to stand on their feet. They have to snatch, चाहे दलित या workers, they have to snatch it from the others. Rule हमेशा यही है. You have to snatch from the other. Nobody will going to give you. क्या फेवर कर सकते हैं? They can give you some carrots. कोई अपना घर तोड़ी देगा. ठीक है, तो तुमको अपने हाथ पे खड़े होकर के लेना पड़ेगा. You will have to snatch the things. समझ में आया? तो अगर दलित्स गांधी की बातें सुनते रहे, will they ever understand their existential condition? कि हम हरिजन हैं तो क्या भगवान ने हमें सबसे कम पैसा वैसा क्यों दिया है? तो पहले अपना दिमाग लगाना है और समझना है कि गांधी मिसगाइड कर रहे, गाइड नहीं कर रहे. डेवलप ट्रू कॉन्शियसनेस. फाइन. एंड अनटिल एंड अनलेस ट्रू कॉन्शियसनेस विल नॉट कम, योर सिचुएशन विल नॉट चेंज. करो या मरो, ऐसे नहीं जीना है. एक बार ट्रू कॉन्शियसनेस आ गई फिर इंसान कहाँ जाता है? डू और डाई. समझ में आया? तो गांधी का जो मूवमेंट था वो कैसा था? Protracted mass movement. Gandhi was trying to develop the consciousness, and that movement came in 1942 when the Indians didn't require any leadership. People became their own leaders, and once they realized the level of exploitation, they have themselves taken up sticks. Fine. So violent movement was not feasible initially because the Britishers have not ruled simply by exploitation. They have ruled by creating their hegemony. They did few things which Indians thought that they are working in their interest, and people had such a bad experience of the rulers before British that even the majority was thinking that the British rule is a blessing in disguise. So Gandhi had to first mentally prepare people, and if you will prepare people, they themselves will revolt. ठीक है, तो जिस दिन रियल कॉन्शियसनेस आ गई कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इट इज नेचुरल फॉर अ पर्सन टू राइज इन रिवोल्ट, एंड देन दैट पर्सन बिकम्स अनस्टॉपेबल. ही विल गो फॉर डू एंड डाई. ठीक है, और दिस इज द वे ट्रू रेवोल्यूशन कम्स. ठीक है, यही रेवोल्यूशन है.
रेवोल्यूशन क्या है? एक बिग चेंज क्या हो गया? दैट पर्सन अप टिल नाउ you were using the stick, but now that person has taken a stick in his your hand, so now the situation has changed. यही revolution है. August 42, 8 August 42, why it is a revolution? अभी तक डंडा कौन उठा रहा था? अंग्रेज. और इंडियंस क्या कर रहे थे? खा रहे थे. ठीक है, कॉन्शियसनेस आ गई. अभी डंडा किसने उठा लिया? यही रेवोल्यूशन है. भगत सिंह से कुछ नहीं होता, एक दो लीडर्स से कुछ नहीं होने वाला जब तक मास लेवल पर कॉन्शियसनेस नहीं आएगी. इसलिए मास लेवल पर समझाना पड़ेगा दैट हाउ यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड. अभी समझ में आया? ट्रू कॉन्शियसनेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. जैसे अभी जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको ये समझ नहीं है कि एक्चुअली चाइना इज गोइंग टू एक्सप्लॉयट देम. अल्टीमेटली पाकिस्तान is bound to become the colony of China. The process has started and it will become too late before they realize. Fine. So till that consciousness does not, and इसीलिए क्या करना होता है? स्मार्ट यूज ऑफ पावर. ठीक है, तो यूज कैरेट एंड स्टिक्स. मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कैरेट्स. छोटे छोटे कंसेशंस देते चले जाओ तो लोगों को क्या रहेगा? जस्टिफिकेशन, ही इज अ गुड पर्सन, आई एम थिंकिंग रॉन्ग. फाइन. बट लेटर ऑन if things go out of control then you use force. ठीक है, this is statecraft, this is what Machiavelli suggested. कब use of force? When, how, which conditions? Fine. So Gandhi knew which condition, when, which strategy, where to hurt, where to strike at the salt, because this will hurt the most. ठीक है, तो ऐसा थोड़ी था सॉल्ट, कोई भी इशू बना सकते थे, लेकिन कौन सा इशू इज गोइंग टू बी द मोस्ट रेलिवेंट और विल अफेक्ट द मेजॉरिटी. ठीक है. यस. हाँ, वायलेंट तो होगा ही, क्योंकि जो पर्सन अभी बेनिफिट दे रहा है, ले रहा है, विल नॉट बी विलिंगली गिविंग, क्योंकि देयर विल बी रेजिस्टेंस होगा तो वायलेंस होगा ही, क्योंकि प्यार से थोड़ी कोई देने वाला है. क्या? यस यस. नॉन वायलेंस किया तो वो बेनिफिट है स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, लेकिन जब वर्कर्स कैपिटलिस्ट से दे विल डिमांड देयर राइट्स, दे विल से दिस इज प्रॉपर, दिस इज माई प्रॉपर्टी, एक्चुअली यू हैव टेकन, आर कैपिटल इज गोइंग टू गिव? नहीं देंगे ना. तो क्या करना पड़ेगा? वायलेंस. तो वायलेंस के बाद क्या होगा? बेटर सोसाइटी. वायलेंस तो इनएविटेबल है ना. महाभारत के बाद ही क्या आया? किसने वायलेंस, कौन से इंडियन ट्रेडिशन में वायलेंस को मना किया गया? वायलेंस तो नेसेसरी है. वायलेंस क्लीन्स द सिस्टम. क्लीनिंग ऑफ द सिस्टम के लिए समटाइम्स वायलेंस इज नेसेसरी. गांधी हिमसेल्फ गेव सैंक्शन और नॉट. हर सिस्टम, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, वॉर तो होना ही है. देयर हैज टू बी अ वॉर बिटवीन द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड. So every war is not bad. Every violence is not bad. Sometimes violence is needed for the betterment.
What? They took it as a law and order situation, na? They projected it as a law and order situation, and they are anti-social, anti-national elements. तो जिसके पास पावर है, जिसके पास कंट्रोल ऑफ मीडिया है, किसकी स्टोरी लोग सुनते हैं? हाँ? तो इंटेलेक्चुअल्स होने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मार्क्स क्या कह रहा है? मार्क्स इज सेइंग डोंट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. खुद जा करके अपने घर की हालत देखो. तुम्हारे पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, तुमको स्टैचू लिबर्टी देख देख के कितने दिन जीना चाहते हो? तुम्हारी चॉइस है. बेवकूफ हो तो रहते रहोगे, नहीं होगे तो अब ये जीना कोई जीना है, डू और डाई, खत्म करो. फाइन. ऐसे डेली मरने से क्या फायदा है? एक और फिर पावर किसके पास है? मेजॉरिटी किसके पास है? मासेस के पास है ना. कैपिटलिस्ट कितने हैं? मेजॉरिटी में ब्राह्मण्स हैं या शूद्रास हैं, दलित्स हैं, मिला लो. तो ब्राह्मण्स तो माइनॉरिटी है. माइनॉरिटी कैसे रूल करती है मेजॉरिटी पर? ब्रिटिश, हाउ मेनी ब्रिटिशर्स वेयर देयर इन इंडिया? थाउजेंड्स. 5-6 हजार भी नहीं थे, 2-3 हजार. एंड मिलियंस ऑफ इंडियंस दे रूल्ड. They could have ruled, they could not have ruled had Indians developed the consciousness and understanding. So ultimately we were foolish. Handful of Britishers could continue to exploit Indians for 200 years. Are you realizing how? By convincing the people that British rule is a blessing in disguise. But in reality, they were draining wealth. They have not done anything, any single thing that was in the interest of the country. But you were convinced. तो वही ब्राह्मण्स है, वही ब्रिटिश है, वही सब, वही इक्वेशन है. तो handful, if you have intellect, if you are clever like fox, क्या चाहिए रूलर बनने के लिए? Clever like fox and brave like lion. You have to take the risk. Capitalist बनने के लिए भी क्या चाहिए? You have to take some risk. चाहे पावर हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, सेम लॉजिक वर्क्स. या हाँ, बिल्कुल कह सकते हो. तो ब्रिटिश स्टेट के लिए तो भगत सिंह भी टेररिस्ट थे. वो तो डिस्कोर्स है. तुम्हारी समझ होनी चाहिए ना कि तुम डिस्कोर्स और रियलिटी को डिफरेंस कर पाओ. नहीं समझ है तो लिबरेशन नहीं हो सकता. यू हैव टू बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड यू हैव टू टेक द रिस्क. बैठे बैठे सोचोगे कोई और आएगा हमारा जीवन संभालने, ऐसे नहीं होता. ठीक है. तो ही इज एम्फेसाइजिंग, ही इज अपीलिंग वर्कर्स फॉर रेवोल्यूशन. ठीक है. अब फिर लिखो, revolutionary consciousness is also of two types. True consciousness आ गई. अब ये भी दो तरीके की है. तो अब वुमेन को क्या चाहिए? ट्रू कॉन्शियसनेस. वुमेन इन इंडिया किसके हेजेमनी में है? पैट्रियार्की. ठीक है. तो कॉन्शियसनेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं है. तो कॉन्शियसनेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वंस बिकम कॉन्शियस, नोबडी कैन एक्सप्लॉयट यू. ठीक है. अब लिखो राइट. पहला ट्रू, यू हैव सीन फॉल्स कॉन्शियसनेस एंड ट्रू कॉन्शियसनेस. True consciousness is not of two type. It is like, it has two levels. Two levels. ठीक है. फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस.
It is called as class in itself. Second level of consciousness. Class for itself. जैसे इंडियन है, इंडिया एक वेग कंसेप्ट है, उसमें एक कॉन्शियसनेस हो सकती है कि आई बिलोंग टू दिस क्लास, दिस कम्युनिटी, दिस कास्ट, कि हमारा और तुम्हारा डिफरेंस है, दैट इज लोअर लेवल कॉन्शियसनेस. फाइन. पहले केवल इतना था, ब्रिटिश अलग, हम अलग, लेकिन को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है. लेकिन क्लास फॉर इटसेल्फ मतलब अब तो एक्सप्लॉयटर एक्सप्लॉयटेड में को एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है. वही कंसेप्ट है क्लास फॉर इटसेल्फ. द स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन विच अ पर्सन, दैट इज वाई इट इज सेड दैट you should exploit a person, but exploitation should not go beyond a limit, वरना that person will reply. तो प्रिंस को क्या पता रहता है? अमाउंट ऑफ पावर टू बी यूज्ड. और जैसे ही पता चल जाए ये बच्चा रिबेल होने वाला है, वैसे ही क्या करना है? उसको प्यार से समझाना है. ठीक है. तो यही पावर मैनेजमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, कितना एक्सप्लॉयटेशन करना है, जिसको ये समझ है वो किंग कंटिन्यू रहता है. ठीक है. या तो आज के लिए एक फॉल्स कॉन्शियसनेस समझना है, क्लास इन इटसेल्फ समझना है, क्लास फॉर इटसेल्फ. ये सब टर्मिनोलॉजी, मार्क्स में पहले टर्मिनोलॉजी समझनी है. यस. क्या? नक्सलिज्म तो मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी पर ही है. जिससे लोग विश्वास करें. अगर हम नहीं कहेंगे हम साइंटिफिक, तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा ना.